Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki. Chapter 2. सबक 1. अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते. डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? ये सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया. बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडलिक कार में आई और वो लोग पिकनिक पर अपने सी फेसिंग वाले घर पर जा रहे थे. जिमी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, लेकिन माइक और मुझे नहीं ले गया. उसने हमसे कहा कि वो हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे. उसने ऐसा कहा? डैडी ने डिसबिलीफ में पूछा. हां, बिल्कुल ऐसा कहा, मैंने दर्द भरी आवाज में जवाब दिया. डैडी ने अपना सर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे. मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा. यह बात 1956 यानी 1956 की है. तब मैं 9 साल का था. किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे. हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे. प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास से 6th क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे. 6th क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज दिया जाता था. अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे. 6th क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना पॉसिबल नहीं था. मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया. मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे. उन्होंने धीमे से शुरुआत की. अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए. मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूं? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूं, या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो. इसके बाद एक साझेदारी हुई. अगली सुबह जब मैंने अपने अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई, जहां तक मुझे याद है उस स्कूल में मैं और माइक ही 2 गरीब बच्चे थे. माइक भी मेरी ही तरह था, क्योंकि वो भी किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में था. ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे में स्कूलों की सरहदें तय कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे. सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, लेकिन हमें ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिल्स और हर चीज नई होती थी. मम्मी और डैडी ने हमें जरूरत की सभी चीजें दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं. मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो. हमें बहुत सी चीजें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चों के करने के लिए ज्यादा काम मौजूद नहीं थे. माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? वो राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया. हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए. कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बातें करते रहे जो जिमी के सिर में मजे करते होंगे. इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, लेकिन ये चोट अच्छी थी क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए इंस्पायर किया कि पैसा कैसे कमाया जाए. आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंधी. एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था. रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था. अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाके में दौड़ भाग करते रहे. हम डोर नॉक करते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वो अपने यूज किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें. हमें हैरानी से देखते हुए ज्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली. कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट ट्यूब क्यों चाहिए. इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको यह नहीं बता सकते, ये एक बिजनेस सीक्रेट है. कई सप्ताह गुजरते गए और मेरी मां बहुत दुखी हो गई. अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वो उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी. एक ब्राउन कार्डबोर्ड के डब्बे में, जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती थी, हमारे इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब्स की संख्या बढ़ने लगी थी. आखिर एक दिन मां के सब्र का बांध टूट गया. पड़ोसियों के मुड़े तोड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब्स को देखकर
वो ऊब गई थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं ये सुनना नहीं चाहती कि एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं उसे उठाकर बाहर फेंक देती हूं। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें यह बताया कि जल्द ही हमारा रॉ मटेरियल सफिशिएंट अमाउंट में जमा हो जाएगा और फिर हम प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब्स खत्म कर लें। मां ने हमें 1 हफ्ते की मोहलत और दे दी। प्रोडक्शन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी। दबाव बढ़ चुका था। हमारे वेयरहाउस के मालिक यानी मेरी मां ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का काम यह था कि वो पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने के लिए कहे और साथ में यह भी जोड़ दे कि दांत के डॉक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं प्रोडक्शन की प्रोसेस को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहां 9 साल के 2 बच्चों को प्रोडक्शन की प्रोसेस में पूरी गति से जुटे हुए देखा। हर जगह बारीक सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे छोटे कार्टन्स थे और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल लाल दहकते कोयलों के साथ गर्मी पर जल रही थी। डैडी बड़ी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए क्योंकि हमारे प्रोडक्शन की प्रोसेस ने पोर्च पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयलों के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे। ट्यूब्स शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते ताकि वो पिघलकर लिक्विड फॉर्म में आ सके। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे छोटे छेद वाले दूध के कार्टन्स में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टन्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा हुआ था। हर तरफ फैला सफेद पाउडर प्लास्टर का ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी जमीन ऐसी लग रही थी जैसे वहां अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन बाहरी बक्से थे जिसके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब्स के ऊपर से छोटे से छेद में डालते रहे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था। हम अमीर बनने जा रहे हैं। मैंने कहा। हां, माइक ने सर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जिंक का एक सिक्का बाहर आ गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तो तुम लोग जिंक के सिक्के ढाल रहे थे? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था। हम पैसा बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब्स के बक्से के साथ सफेद धूल में लिपटे हुए 2 बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठें। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी यानी काउंटर फीटिंग शब्द का मतलब समझाया। हमारे सपने धराशायी हो गए थे। तो आपका मतलब है कि यह गैरकानूनी है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि बच्चे अपने नेचुरल टैलेंट को डेवलप कर रहे हों। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हां, यह गैरकानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा। लेकिन तुम लोगों ने यह साबित कर दिया है कि तुम में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है और सबसे बड़ी बात, ओरिजिनल आइडियाज हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अटाला साफ करना शुरू कर दिया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं, हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने ये कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूंगा, आगे बढ़ते रहो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की कोई हेल्प कर सकता, लेकिन हकीकत में मैं ये नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। यह सुनकर माइक और मैं पलटे और अपने सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग ये सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी से कहा। हां, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया, तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वो तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। मेरे डैडी? माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का यह मतलब नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं। डैडी ने जवाब दिया, जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उनमें और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय शुगर कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है और जिमी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग हैं माइक। ऐसा लगता है कि जैसे वो अपना खुद का एम्पायर बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाजा है कि कुछ ही सालों में वो बहुत अमीर बन जाएंगे। ये सुनकर माइक और मैं एक बार फिर से एक्साइटेड हो गए। नए उत्साह से हमने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने ये भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या ये थी कि माइक के डैडी बहुत ज्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयर हाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, सीरीज ऑफ स्टोर्स और 3 रेस्टोरेंट थे। रेस्टोरेंट के कारण ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वो अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वे कितनी ही देर से घर लौटें, और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार हैं। माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वो अपने डैडी से बात कर लेगा वो मुझे फोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फोन रात को 8:30 बजे आया। ओके, अगले सैटरडे, मैंने कहा और फोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार की सुबह 7:30 बजे शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए मैंने बस पकड़ी और सबक शुरू हुए। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 की सैलरीज के हिसाब से भी 10 सेंट प्रति घंटे का वेतन काफी कम था। माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वो पहले से ही काफी बिजी थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण, छोटे से और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फोन पर हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग उनके पीछे के पोर्च में उनका इंतजार करें। माइक ने दरवाजा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहां इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वो साफ थी, पर यह क्लियर दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। जब मैं सकरे लिविंग रूम में पहुंचा तो मेरा दम घुटने लगा। वहां पुराने फर्नीचर की बदबू आ रही थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को किसी म्यूजियम में होना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थी जिनकी उम्र मेरी मां से थोड़ी ज्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक आदमी मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए हुए थे, लेकिन उनमें स्टार्च नहीं किया गया था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज्यादा होगी, शायद 45 साल। जब मैं और माइक उनके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गए, जहां से पोर्च का रास्ता था, तो वे मुस्कुराए।
मैं भी जवाब में शर्मा कर मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन है? मैंने पूछा। अरे ये लोग मेरे डैडी के लिए काम करते हैं। ये बूढ़ा आदमी उनके वेयर हाउसेस संभालता है, और ये लेडीज जो हैं ये रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा, जो यहां से 50 माइल्स की दूरी पर एक रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है, जो बहुत से घर बना रहा है। वो तुम्हारे आने से पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा, और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वो मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो हमें पैसे बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने बड़ी सावधानी लेकिन एक्साइटमेंट में पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वो हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा, और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहां कुर्सी के पिछले 2 पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन सा ऑफर देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्दी इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए, आदर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों, तैयार? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख दिया। उनका बिल्ड काफी ह्यूज था। वो लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड वजन के थे। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही स्पीशीज के नहीं थे। हाँ, हो सकता है कि उनकी एनर्जी एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसे कमाना सीखना चाहते हो। क्या ये सही है रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, ये रहा मेरा ऑफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम स्टाइल में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूं, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो, जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो, तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। ये मेरा ऑफर है। इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूं? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तुरंत डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता एक इंपॉर्टेंट आर्ट है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेस मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज को धीमा लेकिन कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्ट बॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का ऑप्शन चुनने में ही समझदारी थी। 30 सेंट बाद शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वो एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वो हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है, जो अब बड़े हो गए थे और दूर चले गए थे। हालांकि वे काइंड हार्टेड थी, लेकिन वो हमेशा कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी और इसीलिए वो हमें हमेशा काम में जुटाए रखती थी। बहुत कड़क मैनेजर थी। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें करीने से जमाते जाते थे। ये बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूं। उनके पास इस तरह के 9 सुपरेट्स थे, जहां पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वो 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर्स के इनिशियल स्टेजेस के वर्जन्स थे। पड़ोस के जनरल स्टोर
जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीजें खरीदते हैं। प्रॉब्लम यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाजों को पूरी तरह खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का गुबार भी आता था जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसीलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50s के डेकेड में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी। इसीलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसे कमाना सीखना चाहता था। इसीलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूं, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था। अब माहौल काफी होपलेस होने लगा था। स्कूल भी उबाऊ था और अब मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिनका मैं इंतजार वहां 20 मिनट तक बैठा और फिर वो भी निकलकर चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बातें करे। मैं सुन सकता था कि वो फोन पर बातें कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उनके दड़बे नुमा ऑफिस में आ जाऊं। अमीर डैडी ने अपनी ऑफिस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी सैलरी बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना? हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे, मैंने लगभग आंसुओं से भीगे स्वर में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक अडल्ट का सामना करना बहुत ज्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दी है और अब आप वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है। आप धोखेबाज हैं, जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं। आप लालची हैं, आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और अपने एम्प्लॉइज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी जरा भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूं और आपको मेरे साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। अपने हाथों को ठुड्डी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा एनालिसिस कर रहे थे। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज्यादातर एम्प्लॉय बोलते हैं। क्या मतलब? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहे थे और इसीलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे। इसके बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं। ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूं, अमीर डैडी ने धीमी आवाज में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से में कहा। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेंट 1 घंटे के। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूंगा। हमारे देश में भी चाइल्ड लेबर लॉ है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन ज्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वो लोग जिन्हें या तो मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बातें कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया और इस बीच आपने सिखाना तो दूर रहा, मुझसे कभी बात तक नहीं की। मैंने व्यंग भरे अंदाज में कहा, क्या सिखाने का मतलब केवल लेक्चर देना या बातचीत करना होता है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया।
लेकिन इस तरह से तो तुम्हें स्कूल में सिखाया जाता है, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती। और मेरा यह मानना है कि जिंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बातें नहीं करती, ये एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के जरिए जिंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूं। ये आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है, मैंने अपने आप से पूछा। जिंदगी अगर मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब यह हुआ कि जिंदगी मुझसे बातें करती है। अब मैं जान चुका था कि मुझे एक काम तुरंत छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी से बातें कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद रखने की जरूरत थी। अगर तुम जिंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जिंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग दो चीजें करते हैं, कुछ लोग जिंदगी के धक्कों को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और जिंदगी को धक्का दे देते हैं। लेकिन वो धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी या पति को। वो ये नहीं जानते कि जिंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बातें कर रहे थे। जिंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी लोग लड़ते हैं, कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका यह मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वो सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम ये सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी आदमी बन जाओगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपनी नौकरी, कम सैलरी या अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सुलझा दे। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं भी उनकी बात सुन रहा हूं। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आंखों के बीच एक कनेक्शन बन गया। आखिर जब मैं उनके मैसेज का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें झुका ली। मैं जान गया था कि वो सही थे। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था, जबकि सीखने की जिद मेरी ही थी। मैं फालतू में लड़ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप जिंदगी के हर थपेड़े के सामने हार मान जाते हैं। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आप जिंदगी भर एक सेफ गेम खेलते रहेंगे, सही चीजें करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करते रहेंगे जो आने ही नहीं वाला, और फिर आप एक बोरिंग बुढ़े की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसीलिए तारीफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी जिंदगी एक सेफ गेम खेलने और सही चीजें करने में गुजार दी। लेकिन सच बात तो यह है कि आपने जिंदगी के थपेड़ों के सामने घुटने टेक दिए। आप खतरा मोल लेने की इमेजिनेशन से ही डरते थे। हकीकत में आप जीतना चाहते थे, लेकिन आपके हारने का डर जीतने के एक्साइटमेंट से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और केवल आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश नहीं की। आपने हमेशा इजी और सेफ गेम खेलने का विकल्प चुना। हमारी नजरें एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नजरें हटाई जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे थे? मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो यही कहूंगा कि मैं तुम्हें जिंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। मैं अब भी गुस्सा था, लेकिन अब मेरी क्यूरियोसिटी जाग गई थी। अब मैं सीखने के लिए भी तैयार था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने को इंसिस्ट किया। मेरे पास 150 से भी ज्यादा एम्प्लॉई हैं, पर उनमें से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वो मुझसे नौकरी मांगते हैं, सैलरी मांगते हैं, लेकिन पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते। ज्यादातर लोग इसी तरह अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर देंगे और आखिर तक ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि दरअसल वो किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला यानी आर्ट ऑफ मनी मेकिंग सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असल जिंदगी के करीब था। मैं बोलते बोलते थक जाता, लेकिन तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसीलिए मैंने यह फैसला किया कि तुम्हें जिंदगी के थपेड़ों का स्वाद चखा दिया जाए
ताकि तुम मेरी बात भी सुन सको और समझ भी सको। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के केवल 10 सेंट दिए थे। तो 10 सेंट्स पर आवर काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप घटिया हैं और अपने एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट करते हैं। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए जोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नजरिया बदल लो। मुझे प्रॉब्लम मत मानो, मुझे दोष देना बंद करो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम मैं हूं तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज्यादा समझदार बन सकते हो। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद नहीं बदलें। मैं तुम्हें यह बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज्यादा आसान यह है कि हम खुद को बदल लें। मैं आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पाया। मैंने कहा, अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो। अमीर डैडी ने अधीरता से कहा, पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट्स की ही वेजेस दी। तो तुमने क्या सीखा? अमीर डैडी ने मुस्कुराकर पूछा। यही कि आप घटिया हैं? मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो तुम सोचते हो कि मैं प्रॉब्लम हूं? अमीर डैडी ने कहा। वो तो आप हैं ही। खैर, इसी तरीके से सोचते रहो और तुम जिंदगी भर कुछ भी नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा नजरिया यही है कि प्रॉब्लम मैं हूं, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? अगर आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ाते या मुझे ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक कहा, अमीर डैडी बोले। और ज्यादातर लोग यही करते हैं, वो काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करने लगते हैं जहां उन्हें बेहतर मौके और ज्यादा अच्छी सैलरी मिले। उन्हें यह गलतफहमी होती है कि नई नौकरी या ज्यादा सैलरी से उनकी समस्या दूर हो सकती है। ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो फिर समस्या कैसे सुलझ सकती है? मैंने पूछा। 10 सेंट पर आवर के हिसाब से सैलरी लेकर? अमीर डैडी मुस्कुराए। यही बाकी के लोग करते हैं। वो ये जानते हुए भी कम सैलरी में काम करते हैं क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इसीलिए मन मसोस कर वो नौकरी करते हैं और ये सोचकर सैलरी बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें सैलरी कम ही मिलती है। मैं फर्श को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था। मुझे यह एहसास हो गया था कि यह जिंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया, तो फिर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे वो बेशकीमती नजरिया दिया जो उन्हें अपने एम्प्लॉइज और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और जिसकी बदौलत वो हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी जिंदगी भर पैसे की तंगी से जूझने वाले थे। ये एक अद्भुत नजरिया था जिसने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह नजरिया याद दिलाया जिसे मैं पहला सबक कहूंगा, और वो सबक ये था कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं जबकि अमीरों के लिए पैसा काम करता है। मेरे गरीब डैडी ने जो एजुकेशन मुझे दी थी, शनिवार की उस खुशनुमा सुबह मैं उससे बिल्कुल अलग नजरिया सीख रहा था। 9 साल की उम्र में मैं समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए एनकरेज करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों के बताए गए सब्जेक्ट्स अलग अलग थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में एक सिक्योर जॉब मिल सके। और ये अच्छी तरह से देख लो कि इसमें बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी हों। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं ये सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूं। ये सबक मुझे जिंदगी भर उनके गाइडेंस में सीखना था, ना कि किसी क्लासरूम में। मेरे अमीर डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूं कि तुम 10 सेंट्स पर आवर के हिसाब से काम करने पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं हुए होते और तुम ऐसा खुशी खुशी करते रहते तो मैं तुमसे साफ कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। ये जान लो कि सच्ची एजुकेशन में एनर्जी, इंटेंशंस और जबरदस्त विल पावर की जरूरत होती है। गुस्सा उस फॉर्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जबरदस्त इमोशंस में गुस्सा और प्रेम दोनों मिले होते हैं। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोग इजी और सेफ रास्ता ढूंढते हैं, इसीलिए उनके इंटेंशंस या इमोशंस उन्हें राह नहीं दिखा पाते।
उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसीलिए वो कम सैलरीज पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं? मैंने पूछा। हां, अमीर डैडी ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं उन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करता हूं क्योंकि मैं उन्हें उतनी सैलरीज नहीं देता जितना उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है। मैं यही कहता हूं कि लोग खुद अपना एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। डरते वो हैं, मैं नहीं डरता। पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज्यादा सैलरीज देनी चाहिए? मैंने पूछा। मुझे ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है, और इसके अलावा ज्यादा पैसा मिलने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अपने डैडी को ही देख लो, वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, फिर भी वो अपने बिलों का पेमेंट टाइम से नहीं कर पाते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज्यादा पैसा मिल जाए तो वो ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसीलिए आपने मुझे 10 सेंट्स पर आवर की सैलरी दी? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सबक का हिस्सा था। बिल्कुल सही, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बढ़िया एजुकेशन इसलिए हासिल की ताकि उन्हें अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल सके, जो उन्हें मिल गई। लेकिन उनके पास आज भी पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पैसे के लिए काम करने में भरोसा करते हैं। और आप नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं, सच पूछा जाए तो नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो। यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो ये मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, लेकिन तभी जब तुम ये सीखना चाहो। क्या हर कोई ये सीखना नहीं चाहता? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान है, खासकर तब जब पैसे के बारे में आपकी एक्चुअल फीलिंग डर की हो। मैं समझ नहीं पाया, मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा। उसकी चिंता फिलहाल मत करो, अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज्यादातर लोग अपनी नौकरी करते हैं। अपने बिल पेमेंट्स ना कर पाने का डर, नौकरी से निकाल दिया जाएगा इस बात का डर, सफिशिएंट मनी ना होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर। यह किसी एंटरप्रेन्योरशिप को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वो अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपकी नजर में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है? मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया। बिल्कुल। शनिवार की उस प्लेजेंट मॉर्निंग में हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्त उस समय लिटिल लीग बेसबॉल गेम शुरू कर ही रहे होंगे, पर किसी वजह से मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट्स पर आवर के हिसाब से काम करने का फैसला किया था। मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत निकालकर कहा। मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे भी सिखाया है। अमीर डैडी ने कहा, 9 साल की उम्र में तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। अपने पिछले महीने को 50 सालों से मल्टीप्लाई कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी किस तरह गुजरती है। मैं नहीं समझ पाया, मैंने कहा। जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? एक बार नौकरी के लिए और दूसरी बार सैलरी बढ़वाने के लिए। बहुत ही बुरा, मैंने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करने का ऑप्शन चुनते हो तो ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी का यही मतलब होता है, अमीर डैडी ने कहा। और तुम्हें तब कैसा लगा था जब मिसेस मार्टिन ने तुम्हारे हाथ में 3 घंटे काम के लिए 3 सिक्के थमाए थे? मुझे लग रहा था कि ये कुछ भी नहीं है। मैं निराश हुआ था, मैंने कहा। और यही ज्यादातर कर्मचारियों को लगता है जब वो अपनी सैलरीज के चेक को देखते हैं, खासकर तब जब उससे टैक्स और बाकी डिडक्शंस कर लिए जाते हैं। कम से कम तुम्हें तो पूरी सैलरी मिलती थी, उन्हें तो पूरी सैलरी भी नहीं मिलती। आपका मतलब है कि ज्यादातर एम्प्लॉइज को पूरी सैलरी नहीं मिलती? मैं हैरान था। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है, जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन गरीब
और मिडिल क्लास लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूं कि मैं तुम्हारे डैडी से ज्यादा कमाता हूं, लेकिन वो ज्यादा टैक्स पे करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने पूछा। 9 साल का बच्चा इस अजीब से डेटा को समझ नहीं पा रहा था। कोई आदमी सरकार को ऐसा करने की परमिशन कैसे दे सकता है? अमीर डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया था कि वो चाहते थे कि मैं सुनूं, ना कि उनसे फालतू के सवाल करूं। आखिर मैं शांत हो गया। जो मैंने सुना था वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं जानता था कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते थे, लेकिन दरअसल इस बारे में वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। क्या जिंदगी उन्हें धक्का दे रही थी? अमीर डैडी मेरी तरफ देखते हुए अपनी कुर्सी में धीमे धीमे और खामोशी से हिलने लगे। सीखने के लिए तैयार? उन्होंने पूछा। मैंने अपना सर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, ये जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मेरी फाइनेंशियल एजुकेशन जीवन भर चलेगी, और इसी वजह से मैं जितना ज्यादा जान लेता हूं, उससे भी ज्यादा जानने की मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। ज्यादातर लोग इस सब्जेक्ट को कभी नहीं पढ़ते। वो नौकरी पर जाते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें आश्चर्य होता है कि उनके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम्स क्यों हैं। फिर वो सोचते हैं कि ज्यादा पैसों से उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली प्रॉब्लम फाइनेंशियल एजुकेशन या नॉलेज की है। तो मेरे डैडी को टैक्स की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं है? मैंने परेशान होते हुए पूछा। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, टैक्स तो उस एजुकेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। आज तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की विल पावर बची है या नहीं। ज्यादातर लोगों में सीखने की विल पावर नहीं होती। वो स्कूल जाना चाहते हैं, कोई ऑक्यूपेशन सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मजे करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, और एक दिन वो तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है, और तब वो काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है, और उन्हें यह कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर वो पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती। तो तुम में अभी सीखने की, जानने की क्यूरियोसिटी है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने हामी में सर हिलाया। अच्छा, अमीर डैडी ने कहा, अब काम पर वापस जाओ, और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी सैलरी नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। तुमने सही सुना है, सैलरी बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट पर आवर के हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी। तुम्ही ने तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम नहीं सीखना चाहते, इसीलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। मुझे अपने सुने हुए शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली है। वो पहले से ही काम कर रहा है, मुफ्त में डब्बों की सफाई कर रहा है और उन्हें करीने से लगा रहा है। अब तुम भी जल्दी से काम में जुट जाओ। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको कुछ ना कुछ सैलरी तो देनी ही चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं 2 महिलाओं और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि मैं उन्हें नौकरी से ना निकाल दूं। या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे, जो पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन गले तक कर्जे में डूबे रहते हैं। शायद उन्हें ये उम्मीद रहती है कि ज्यादा पैसे से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट के अपने पुराने वादे पर लौटने के लिए तैयार हूं। या तुम वो कर सकते हो जो ज्यादातर लोग करते हैं, इस बारे में शिकायत करो कि सैलरी बहुत कम है और तुम ये नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपने सर पर उंगली रखी। इसका इस्तेमाल करो, उन्होंने कहा। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्द ही इस बात के लिए थैंक यू कहोगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया, और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। मैं वहां यह सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना बेकार ऑप्शन दिया जा रहा था। मैं यहां अपनी सैलरी बढ़वाने आया था और अब मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा था। अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगली को सर पर रखा और कहा, इसका इस्तेमाल करो। अब यहां से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूं। उन्हें यह समझ में नहीं आता।
मैं उन्हें इसकी वजह ठीक से इसलिए नहीं समझा सकता था क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था। अगले 3 हफ्ते तक माइक और मैं 3 घंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे मुफ्त में। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और वक्त गुजरने के साथ साथ यह ज्यादा आसान होता जा रहा था। मुझे अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का। अब मैं उनका मजा नहीं ले सकता था। तीसरे हफ्ते दोपहर में अमीर डैडी आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज सुनी। वो स्टोर में घुसे और उन्होंने मिसेस मार्टिन को गले लगाकर उन्हें ग्रीट किया। स्टोर में क्या चल रहा है यह जानने के बाद वो आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए और उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनका दाम चुकाया और उसके बाद मेरी और माइक की तरफ इशारा करके कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चकमा दिया और एक बड़े घास के मैदान में टहलने लगे। वहां कुछ बड़े लोग सॉफ्ट बॉल खेल रहे थे। दूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है? बढ़िया, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सर हिलाया। कुछ और सीखा? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सर को ना में एक साथ हिलाया। जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। अच्छा ये होगा कि तुम बचपन से ही ये सोचना शुरू कर दो, तुम अब जिंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज्यादा आजादी और सुरक्षा भरी जिंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम ये सबक नहीं सीख पाते तो तुम भी मिसेस मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज्यादातर लोगों की तरह ही बन जाओगे। वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उसके बदले उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। वो नौकरी की सिक्योरिटी के मुंह में फंसे रहते हैं। हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टियों और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। अगर इस तरह की जिंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 25 सेंट पर आवर कर सकता हूं। लेकिन ये लोग अच्छे लोग हैं और मेहनती भी हैं, फिर आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टिन मेरे लिए मां जैसी हैं। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। ये कठोर लगता जरूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने सिचुएशन को क्लियर करना चाहता हूं, और वो भी आसान शब्दों में। मैं तुम्हारे नजरिए को बड़ा करना चाहता हूं ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको। ज्यादातर लोगों को आगे देखने का फायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ज्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं वो उसे देख ही नहीं पाते। माइक और मैं वहां पर सोचते हुए बैठे रहे क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ सके थे। उनकी बातें सुनने में बहुत कठोर और कड़वी लग रही थी, लेकिन हम ये भी जानते थे कि वो हमें कुछ सिखाने की काफी कोशिश कर रहे थे। मुस्कुराहट के साथ अमीर डैडी ने कहा, क्या 25 सेंट पर आवर का ऑफर अच्छा नहीं लगा? क्या इससे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सर ना में हिलाया, जबकि असल में ऐसा ही हुआ था। 1 घंटे काम करने के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अच्छा, मैं तुम्हें 1 घंटे के $1 दूंगा, अमीर डैडी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल तूफान मेल की तरह दौड़ रहा था। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इसकी बात मान लो, मान लो, ऑफर एक्सेप्ट कर लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी मैं चुप रहा। अच्छा चलो, $2 पर आवर। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे से 9 साल पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। 1956 में $2 पर आवर की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतना सारा पैसा कमाने के लिए इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और हाँ, मैं हाँ कहना चाहता था। मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिल दिख रही थी, नए बेसबॉल के ग्लव्स दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्तों की जलन और तारीफ भी मुझे साफ दिख रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जिमी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं बोल पाएंगे। लेकिन किसी और वजह से मैं खामोश खड़ा रहा। हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने से उसका फ्यूज उड़ गया हो, लेकिन मन ही मन मैं $2 पर आवर का ऑफर मानने के लिए बेहद बेताब था। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी। आइसक्रीम की डंडी खाली थी और इसके नीचे वैनिला और चॉकलेट के टुकड़े थे जिसके मजे चींटियां ले रही थी। अमीर डैडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे जो आंखें फाड़कर और खाली दिमाग से उन्हें घूर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वो हमारा एग्जाम ले रहे हैं और वो ये भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस ऑफर को मानने के लिए बेताब हो रहा होगा। वो जानते थे कि हर आदमी की आत्मा का एक हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है,
और वो ये भी जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होता है जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। असली सवाल यह था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों की परीक्षा ली थी और अब वे नौकरी मांगने के लिए आए लोगों का इंटरव्यू लेते थे। जब वे नौकरी मांगने के लिए आए लोगों का इंटरव्यू लेते थे तो वे हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। अच्छा चलो, $5 पर आवर। अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। कुछ था जो बदल गया था। ऑफर बहुत ही बड़ा था और काफी सिली लग रहा था। 1956 में गिने चुने अडल्ट्स को ही $5 पर आवर से ज्यादा मिलता होगा। लालच खत्म हो गया था और इसकी जगह शांति ने ले ली थी। धीमे से मैं अपनी बाईं तरफ खड़े माइक की तरफ मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद था वो खामोश हो चुका था। मेरा वो हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वो आगे आ चुका था। मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर हुए इस युद्ध में शांति और विश्वास जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी उसी पॉइंट पर पहुंच चुका होगा। अच्छा, अमीर डैडी ने धीरे से कहा, ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने की इंस्पिरेशन मिलती है और इसके बाद जब हमें सैलरी मिलती है तो हम में लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती हैं। इस तरह हमारी जिंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। किस तरह का पैटर्न? मैंने पूछा। सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने। लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच, इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। अगर उन्हें ज्यादा पैसा दे भी दें तो भी वो इस पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को मैं चूहा दौड़ यानी कि रैट रेस बोलता हूं। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने धीरे से कहा, लेकिन इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और वो रास्ता क्या है? माइक ने पूछा। उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोज लोगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। इसी कारण मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया है। लेकिन इसका कोई हिंट तो दीजिए, माइक ने कहा। हम लोग मेहनत से काम करते करते थक चुके हैं, खासकर तब जब इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा। पहला कदम तो ये कि तुम लोग सच बोलो, अमीर डैडी ने कहा। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो? मैं तो ये कहता हूं कि सच्ची बात कह देनी चाहिए, अमीर डैडी ने जवाब दिया। किस बारे में? मैंने पूछा। इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है। अमीर डैडी ने फिर कहा, तुम्हें किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो। आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में मौजूद लोग, आपके लिए काम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, ये सब लोग ऐसा नहीं करते? मुझे ऐसा ही लगता है, अमीर डैडी ने कहा। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता रहता है। उस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय, ये लोग सिर्फ रिएक्ट करते रहते हैं। इस दौरान ये लोग दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं। अमीर डैडी ने अपने सर पर उंगली ठोकते हुए कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उसमें खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं जाग जाती हैं। और एक बार फिर वो दिमाग से सोचने के बजाय दिल से काम करने लग जाते हैं। तो दिल से यानी अपनी फीलिंग से सोचते हैं, माइक ने कहा। बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। वो इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वो अपनी फीलिंग से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है, वो नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से उनका डर दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। डर के कारण ही वो नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। पैसे कमाते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और उम्मीद करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा। लेकिन हर रोज जब वो उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी में गुजरती है। इसीलिए वो उठते हैं, काम पर जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सैलरी के चेक से उनके दिल को कुतरने वाले इस डर को वो मौत के घाट उतार देंगे। सच बात तो ये है कि पैसा उनकी जिंदगी को चला रहा है, लेकिन वो इस बारे में कभी सच नहीं बोलते।
पैसे ने उनकी फीलिंग्स पर कब्जा किया है और उनकी आत्माओं पर भी। ये कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा मैसेज हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थी, लेकिन हम उनका मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। मुझे अक्सर यह हैरानी होती थी कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मजा नहीं आता था और वो कभी खुश भी नहीं दिखते थे। फिर क्या वजह थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए इंस्पायर करती थी? जब अमीर डैडी ने देख लिया था कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया है, तो उन्होंने आगे कहा, मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचो। असल में तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्या मतलब? अमीर बनने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी? मैंने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल नहीं। मुझे दूसरी भावना, इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, लेकिन मैं इसे इच्छा यानी डिजायर कहना ज्यादा पसंद करता हूं। डिजायर होना बुरी चीज नहीं है। हम किसी बेहतर, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुखद या ज्यादा एक्साइटिंग चीज की इच्छा रखें, यह अच्छी बात है। लोग इच्छा की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि वो मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है। लेकिन पैसा जो खुशी देता है वो अक्सर पल भर की होती है। उन्हें ज्यादा खुशी, ज्यादा आनंद, ज्यादा आराम, ज्यादा सिक्योरिटी हासिल करने के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। इसीलिए वो काम करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा। लेकिन पैसा ये काम नहीं कर सकता। अमीर होने के बाद भी नहीं? माइक ने पूछा। हां, अमीर होने के बाद भी नहीं, अमीर डैडी ने कहा। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं, बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। वो सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसे ना होने का डर, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है। इसीलिए वो ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है। उन्हें अब इसके खोने की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, लेकिन वो आज उससे भी ज्यादा परेशान है जितने वो अपनी गरीबी के दिनों में थे। उन्हें इस बात का डर है कि वो अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहा था, वो अमीर बनने के बाद और भी बढ़ गया है। दरअसल उनकी आत्मा का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा अब और तेजी से चीख रहा है। वे अपने आलीशान बंगलों, शानदार कारों और उस ऐशो आराम की जिंदगी को नहीं खोना चाहते जो पैसे से खरीदी गई है। वो इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर वो कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग तो न्यूरोटिक और फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं। हालांकि वो अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज्यादा पैसा है। तो क्या गरीब आदमी ज्यादा सुखी होता है? मैंने पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता, अमीर डैडी ने जवाब दिया। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। उसी समय कस्बे का एक पागल हमारी मेज के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ ढूंढने लगा, जैसे उसे किसी ने समझाकर भेजा हो। डिस्कशन के इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतों को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, जबकि इससे पहले हमने उसे नजरअंदाज कर दिया होता। अमीर डैडी ने अपने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल बूढ़े को पास आने का इशारा किया। पैसा देखते ही वो तुरंत चला आया। उसने पैसे ले लिए और अमीर डैडी को ढेर सारी दुआएं दी और अपनी अच्छी किस्मत पर खुश होकर वो जल्दी से चला गया। इसमें और मेरे ज्यादातर एम्प्लॉइज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो कहते हैं, अरे मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो हर रोज 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। ये तो सच्चाई को नकारने जैसा है। अगर उन्हें पैसे में इंटरेस्ट नहीं है तो वो नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस तरह की सोच रखना पागलपन है। उस कंजूसी से भरे चिंतन से भी ज्यादा पागलपन जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहां अपने अमीर डैडी की बात सुन रहा था, तब मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि मेरे गरीब डैडी 1000 बार ये कह चुके थे, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ऐसा अक्सर कहा करते थे। वो खुद की असली फीलिंग्स को छुपाने के लिए हमेशा ये भी कहा करते थे, मैं इसीलिए काम करता हूं क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा।
यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की फीलिंग्स पूरी तरह से ना निकल जाएं। नहीं, उसमें तो बहुत सा समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। फीलिंग्स के कारण ही तो हम इंसान हैं। इन्हीं के कारण हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब होता है चलायमान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, ना कि अपने विरोध में। हाँ, माइक ने कहा। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो इसके बारे में चिंता मत करो। आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अपनी भावनाओं पर रिएक्ट करने के बजाय उनका एनालिसिस करने की कोशिश करो। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। आपकी भावनाएं तो आपकी रहेंगी ही, लेकिन आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। क्या आप मुझे इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? मैंने पूछा। क्यों नहीं, अमीर डैडी ने जवाब दिया। जब कोई आदमी कहता है मुझे नौकरी खोजने की जरूरत है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी भावनाएं फैसला कर रही हैं। इस थॉट का असली कारण है पैसा ना होने का डर। लेकिन अपनी जिंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है। मैंने कहा, बिल्कुल पड़ती है। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसके डर के कारण उनके मन में यह विचार यानी थॉट आता है। मैं समझ नहीं पाया, माइक ने कहा। अमीर डैडी बोले, अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो तुरंत नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए ताकि कुछ रुपयों के सहारे उस डर को मार दिया जाए। इसके बजाय आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है? मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता है, खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिंदगी को देखते हैं। नौकरी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लेकिन मेरे डैडी हमेशा कहा करते हैं, स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सेफ और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में बोल ही दिया, हाँ मैं समझ सकता हूं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, ज्यादातर लोग ऐसी ही सलाह देते हैं और ज्यादातर लोगों के लिए ये एक अच्छा थॉट है। लेकिन लोगों की सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है। आपका मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं? हां, अमीर डैडी ने कहा। वो घबराए हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वो तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं, और मैं सोचता हूं कि उनका डर सही भी है। एजुकेशन और नौकरी दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे डर का इलाज नहीं होगा। वही डर जो उन्हें सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए इंस्पायर करता है, उसी डर के कारण वो तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं। तो फिर आपकी एडवाइस क्या है? मैंने पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए, और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। अब उनकी बातें मेरी समझ में आ रही थी। वो हमारे थॉट्स को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो मिसेस मार्टिन नहीं देख सकती थी, उनके एम्प्लॉयज नहीं देख सकते थे, या मेरे डैडी तक नहीं देख सकते थे, वो देखने की एबिलिटी हम में आ जाए। उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए थे वो उस समय टफ जरूर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी भूला नहीं। मेरा नजरिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था। अब मैं उस जाल को देख सकता था जो ज्यादातर लोगों के सामने बिछा होता है। देखो, आखिरकार हम सभी लोग एम्प्लॉयज हैं। हम केवल अलग अलग लेवल्स पर काम करते हैं, अमीर डैडी ने कहा। मैं तुम लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो। डर और लालच, इन दो फंदों से बनने वाले जाल से। इनका इस्तेमाल अपने सपोर्ट में करो, अपने विरोध में नहीं। मैं तुम लोगों को यही सिखाना चाहता हूं। मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए। उससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता। अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़ी सैलरी पाने वाले गुलाम ही रहोगे। तो हम किस तरह इस जाल से बच सकते हैं? मैंने पूछा। गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अज्ञान होता है, ना कि हमारी इकोनॉमी या गवर्नमेंट या अमीर लोग। ये खुद का ओढ़ा हुआ डर या नॉलेज की कमी होती है जो लोगों को इस जाल में फंसाए रखती है। इसीलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जा सकता है। पहेली के टुकड़े अब सामने आ चुके थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थीं और एक बढ़िया करियर भी था,
लेकिन स्कूल ने उन्हें यह कभी नहीं सिखाया कि वेल्थ या अपने डर को किस तरह से काबू में रखा जाता है। अब मैं समझ चुका था कि मैं अपने दोनों डैडियों से अलग अलग लेकिन इंपॉर्टेंट बातें सीख सकता हूं। तो आप पैसा ना होने के डर के बारे में बात कर रहे थे। पैसे की इच्छा किस तरह से हमारी सोच पर असर डालती है? माइक ने पूछा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाने का लालच दिया था? क्या तुमने ये देखा कि तुम्हारी डिजायर्स किस तरह से बढ़ रही थी? हमने अपने सर हिलाकर हामी भरी। पर तुमने अपनी फीलिंग्स के सामने हार नहीं मानी, और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया। इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। हम में हमेशा डर और लालच की भावनाएं रहेंगी। इसी मोमेंट से तुम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम इन फीलिंग्स का इस्तेमाल अपने समर्थन में, यानी अपने सपोर्ट में करो, और लंबे समय तक ऐसा करो। अपनी फीलिंग्स को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो, और इस तरह अपने थॉट्स को कंटामिनेट यानी दूषित मत होने दो। ज्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के अगेंस्ट करते हैं। यही अज्ञानता की शुरुआत होती है। डर और इच्छा की भावनाओं के कारण ही ज्यादातर लोग तनख्वाह के चेक, तनख्वाह में बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। असल में वो ये सोचते ही नहीं है कि फीलिंग्स के आधार पर बने हुए विचार उन्हें किस तरफ ले जा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रखता है, जो उसकी नाक के ठीक सामने होती है। गधे का मालिक जहां जाना चाहता है वहां जाता है, लेकिन गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपके कहने का मतलब यह है कि जिस समय मैंने नए बेसबॉल ग्लव्स, कैंडी और खिलौनों के सपने देखना शुरू किया, उस समय मेरी हालत उस गधे की तरह हो गई थी जो गाजर के पीछे भागता है? माइक ने पूछा। हां, और उम्र के साथ साथ तुम्हारे खिलौने और भी ज्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों पर रौब झाड़ने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक आलीशान घर। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, डर आपको दरवाजे से बाहर धक्का देता है, इच्छा आपको अंदर बुलाती है, आपको चट्टानों की तरफ ललचाती है। यही जाल है। तो इसकी काट क्या है? माइक ने पूछा। डर और इच्छा ज्ञान की वजह से बढ़ते हैं। इसीलिए अमीर लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होता है, उनका डर भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। धन ही गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वो गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दोबारा सोचता। अमीर डैडी ने आगे ये समझाया कि आदमी की जिंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है, तो उसकी जिंदगी में अज्ञान घुस जाता है। यह संघर्ष हर पल होता है। इसीलिए हमें यह फैसला करना है, यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाए या इसे बंद कर लिया जाए। देखो, स्कूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहां कोई आर्टिस्टिक या प्रोफेशनल चीज सीख सकें, और इस तरह से आप सोसाइटी में अपना योगदान दे सकें। हर सोसाइटी में टीचर्स, डॉक्टर्स, मैकेनिक, आर्टिस्ट, शेफ प्रोफेशनल्स, पुलिस ऑफिसर्स, फायर फाइटर्स और सोल्जर्स की जरूरत होती है। स्कूल उन्हें यह सब सिखाते हैं ताकि हमारी सोसाइटी डेवलप हो सके और हमारा कल्चर एनरिच हो सके। अमीर डैडी ने कहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई लोगों के लिए स्कूल एजुकेशन का अंत होता है, शुरुआत नहीं। एक लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कहा था वो मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन ज्यादातर महान टीचर्स के शब्द सालों तक हमें सिखाते रहते हैं। उनके शब्द इसी तरह से आज भी मेरे साथ हैं। आज मैं थोड़ा हार्श हुआ, अमीर डैडी ने कहा। एक वजह से हार्श हुआ। मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की ये डिस्कशन हमेशा याद रहे। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा उस गधे के बारे में सोचो। इन्हें कभी मत भूलना। अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू में नहीं किया, तो डर और लालच की तुम्हारी दोनों भावनाएं तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती हैं। अपनी जिंदगी को डरते डरते गुजारना, अपने सपनों को पूरा ना करना, यह बहुत हार्श है। यह भी बहुत हार्श है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी गई चीजें सुख दे सकती हैं। बिल चुकाने के डर से घबराकर आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। सैलरी के हिसाब से जिंदगी जीना भी कोई जीना है? यह सोचना कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा का एहसास दे सकती है, खुद से झूठ बोलना होता है। यह हार्श रियलिटी है।
और यही वो जाल है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। मैंने देखा है कि पैसा किस तरह से लोगों की जिंदगियों को चलाता है। ऐसा अपने साथ मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपनी जिंदगी मत चलाने देना। हमारी टेबल के नीचे सॉफ्ट बॉल आ गई। अमीर डैडी ने उसे उठाया और वापस प्लेयर्स के पास फेंक दिया। तो लैक ऑफ नॉलेज का ग्रीड और फियर से क्या रिलेशन है? मैंने पूछा। यह पैसे की लैक ऑफ नॉलेज ही है जिसकी वजह से इतना ग्रीड और इतना फियर पैदा होता है, अमीर डैडी ने कहा। मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देता हूं। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज्यादा खुशी देना चाहता है, अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से मेडिकल फैसिलिटीज हर एक के लिए महंगी हो जाती हैं। अब इससे गरीब लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसीलिए गरीब लोगों की हेल्थ अमीर लोगों से ज्यादा बुरी होगी। अब लेकिन डॉक्टर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसीलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। और क्योंकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसीलिए स्कूल के टीचर्स भी अपनी सैलरीज बढ़वाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहता है। बहुत जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच अंतर इतना भयानक हो जाएगा कि डिजास्टर आ जाएगी और एक ग्रेट सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। ग्रेट सिविलाइजेशंस तभी धराशायी हुई हैं जब अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज्यादा हो गया है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। हम केवल ऐतिहासिक तारीखें और नाम रटते हैं, उनके सबक को भूल जाते हैं। तो क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए? मैंने पूछा। अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक एजुकेटेड सोसाइटी में तो नहीं। कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल प्रिंसिपल्स में ही हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण बढ़ती हैं। अगर स्कूलों में वेल्थ के बारे में सिखाया जाता, फाइनेंस के बारे में सिखाया जाता, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता और बाजार की कीमतें भी कम होती। लेकिन स्कूल्स में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता। लेकिन हमारे यहां बिजनेस स्कूल्स भी तो हैं, माइक ने पूछा। क्या आप मुझे अपनी मास्टर्स के लिए बिजनेस स्कूल जाने के लिए इंस्पायर नहीं कर रहे? हां, अमीर डैडी ने कहा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस स्कूल ऐसे एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं जो रिफाइंड बीन काउंटर्स होते हैं। भगवान ही मालिक है जब कोई बीन काउंटर बिजनेस संभाल ले। वो सिर्फ संख्याएं देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और बिजनेस का गला घोंट देते हैं। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं बीन काउंटर से काम लेता हूं। वो सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और कीमत कैसे बढ़ाई जाए, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। बीन काउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है। मैं सोचता हूं कि ज्यादा लोगों को इस बारे में जानना चाहिए, लेकिन यह भी पूरी तस्वीर नहीं बताती, अमीर डैडी ने गुस्से से कहा। तो फिर क्या इसका कोई सोल्यूशन है? माइक ने पूछा। हां, अमीर डैडी ने कहा। सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोग मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो गए थे, तो तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया था। तभी मैं समझ गया था कि तुमसे उम्मीद की जा सकती है। जब मैंने तुम्हें ज्यादा सैलरी का लालच दिया, तब तुमने एक बार फिर अपनी भावनाओं की बात नहीं मानी। तुम ताकतवर भावनाओं के बावजूद सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम था। यह कदम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यह पहला स्टेप था। और यह स्टेप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने पूछा। यह तुम अपने आप जान जाओगे। अगर तुम सीखना ही चाहते हो, तो मैं तुम लोगों को ब्रायन पैच में ले जाऊंगा। यह वो जगह है जिससे लोग बचते हैं। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां जाने में ज्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे, तो तुम्हारे मन से पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा। इसके बजाय तुम ये सीखोगे कि पैसे से कैसे काम लिया जा सकता है। अगर हम आपसे सीखने के लिए तैयार होते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही जो ब्रायर रैबिट को मिला था, अमीर डैडी ने कहा। टार बेबी से आजादी। क्या ऐसा कोई ब्रायर पैच होता है? मैंने पूछा। हां, अमीर डैडी ने कहा। डर और लालच ही ब्रायर पैच हैं। अपने डर से पीछा छुड़ाकर, अपने लालच का सामना करके, अपनी कमजोरियों और जरूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से होकर गुजरता है, सही विचारों को चुनने से। विचारों को चुनने से? माइक ने सरप्राइज होते हुए पूछा।
हाँ, इस विचार को चुनकर कि हम क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं में बहकर लगातार रिएक्ट करते रहें। सुबह उठने और काम पर जाने से ही आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सुलझ जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए सफिशिएंट मनी ना होने का डर आपको सताता रहेगा। सोचने से आपको खुद से एक सवाल पूछने का समय मिलता है। इस तरह का सवाल, क्या इस प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया सोल्यूशन इस पर और ज्यादा मेहनत करना है? ज्यादातर लोग इतनी बुरी तरह घबराए होते हैं कि वो खुद अपने आप को असली बात नहीं बताते कि डर हावी हो रहा है, और नतीजा ये निकलता है कि वो सोच ही नहीं पाते और इसके बजाय दरवाजे से बाहर दौड़ लगा देते हैं। स्टार बेबी हावी हो जाता है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था। पर हम ऐसा किस तरह करेंगे? माइक ने पूछा। यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प, यानी थॉट्स के ऑप्शंस होने चाहिए, ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको, जैसे अपनी सुबह की कॉफी पीकर दरवाजे के बाहर दौड़ लगाने की आदत से। मैंने तुमसे जो पहले कहा था उसे याद रखो। नौकरी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स का एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक समस्या होती है, और यह थोड़े समय की होती है। यह समस्या होती है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी टार बेबी। अब पैसा उनकी जिंदगी चलाता है, या मैं कहूं कि पैसे को लेकर उनका डर और उनका लैक ऑफ नॉलेज उनकी जिंदगी चलाते हैं। वो वही करते हैं जो उनके माँ बाप ने किया था। सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो। वो इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि ये सोच सकें कि क्या कोई दूसरा तरीका है। इस वक्त वो दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फर्क होता है? माइक ने पूछा। अमीर डैडी ने जवाब दिया। मैं इस तरह के जुमले अक्सर सुनता हूं। हर आदमी को काम करना पड़ता है, या अमीर लोग एक्सप्लॉइट करने वाले होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, आप इस तरह मेरा एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते, या मैं इस नौकरी को इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि ये सेफ है। इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए, यहां क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं मिल रहा। इस तरह फीलिंग्स पर आधारित हमारे थॉट्स की जंजीर टूट जाएगी और हमें ज्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ। यह जानना कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से, किसके शब्दों में फीलिंग्स छुपी हुई हैं और किसके शब्दों में थॉट्स। यह एक ऐसा सबक था जो जिंदगी भर मेरे काम आया, खासतौर पर तब जब मैं अपने दिल से, यानी अपनी फीलिंग्स से बोल रहा था, ना कि अपने थॉट्स या अपने दिमाग से। जब हम स्टोर की तरफ वापस मुड़े तो अमीर डैडी ने यह कहा कि अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वो इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि 5 सेंट के शीशे के सिक्के ढालते समय जब मैं और माई के सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि हमारे लिए ऐसा करना गैर कानूनी था। सरकार और बैंक्स के लिए ऐसा करना कानूनी है, लेकिन हमारे लिए नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि पैसा लीगल और इल्लीगल, यानी कानूनी और गैर कानूनी, दोनों ही तरीकों से कमाया जा सकता है। अमीर डैडी ने बाद में हमें यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है जो हकीकत में गधे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है। धन के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है, उसकी वजह से ही अरबों खरबों लोग ये सोचते रहते हैं कि धन असली चीज है। धन दरअसल एक माया जाल है। जनता के अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है। सच कहा जाए तो गधे की गाजर धन से ज्यादा कीमती है, उन्होंने कहा। उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में बात की और यह बताया कि हर डॉलर का नोट असल में चांदी का प्रमाण पत्र है। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड्स को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के प्रमाण पत्र नहीं रहेंगे। जब ऐसा होगा बच्चों, तो कयामत आ जाएगी। गरीब और मिडिल क्लास और नासमझ लोगों की जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वो ये भरोसा करते रहेंगे कि धन ही असली चीज है, और वो जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वो कंपनी या सरकार उनका ध्यान रखेगी। उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन सालों बाद जाकर मुझे यह समझ में आया कि यह बहुत ही पते की बात थी। वो देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब वो अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम सैलरी की जरूरत को भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी।
अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीकों से तुम इस नौकरी से ज्यादा कमा लोगे। तुम ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौके उनकी नाक के नीचे होते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग इन मौकों को कभी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वो पैसे और सिक्योरिटी ढूंढते रहते हैं, इसीलिए उन्हें यही मिलता है। जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम जिंदगी भर मौका भांप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात को ध्यान से समझ लो, ताकि तुम जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। वो टार बेबी तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीजें उठाईं और मिसेस मार्टिन से गुड बाय कहा। हम वापस पार्क में आ गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहां घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते और बातें करते हुए बिताया। तकरीबन 2 हफ्ते तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के आखिर में मैं मिसेस मार्टिन से दोबारा गुड बाय कर रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को ललचाई नजर से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट्स ना मिलने में सबसे दुखद बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। अचानक जब मिसेस मार्टिन मुझे और माइक को गुड बाय कर रही थी, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है, मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते देखा तो था, पर उस पर ध्यान नहीं दिया था। मिसेस मार्टिन ने कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभाल कर अपने पास रख लिया। बाकी की किताब को उन्होंने एक बड़े से भूरे कार्डबोर्ड के डब्बे में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वो इस कॉमिक्स का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूं। जब वो नई कॉमिक्स लाता है तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूं। वो 1 घंटे में आने ही वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया। जल्द ही वो डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उससे पूछा, क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती हैं? इस पर उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती हैं, अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप ये वादा करें कि आप उन्हें दोबारा नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई थी। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया, जो उनके किसी काम का नहीं था। हमने उसकी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर ली। जल्द ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई। माई की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए हमने उसे अपना लाइब्रेरियन बना दिया। लाइब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वो हर बच्चे से 10 सेंट्स लेती थी। स्कूल खत्म होने के बाद हर दोपहर 2:30 से 4:30 तक लाइब्रेरी खुलती थी। पड़ोस के बहुत से बच्चे इसके ग्राहक बन गए थे और वे जितनी कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे, 2 घंटे में पढ़ सकते थे। ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट्स होती थी और 2 घंटे में वो 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। माई की बहन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती थी और ये देख लेती थी कि वो अपने कपड़ों में कॉमिक्स छुपाकर तो नहीं ले जा रहे। वो इस बात का रिकॉर्ड भी रखती थी कि हर रोज कितने बच्चे आए, उनका नाम क्या था और उनके सजेशंस क्या थे। माइक और मुझे 3 महीने तक हर हफ्ते $9.5 का एवरेज प्रॉफिट हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का पेमेंट किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का भी फायदा दिया। हालांकि वो कॉमिक्स कभी कभार ही पढ़ती थी, क्योंकि वो हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैं समझौते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे। साथ ही हम अलग अलग दुकानों से कॉमिक्स इकट्ठी करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेची। जब कोई कॉमिक्स फट जाती थी तो हम उसे जला देते थे। हमने इसकी एक ब्रांच खोलने की भी कोशिश की, लेकिन हमें माई की बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरियन नहीं मिला। बहुत कम उम्र में ही हमने यह जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद हमारी लाइब्रेरी में एक समस्या आ गई। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम अपना ये कारोबार बंद कर दें। तो इस तरह हमारा कॉमिक्स का धंधा बंद हो गया और फिर हमने कन्वीनियंस स्टोर पर हर शनिवार काम करना भी बंद कर दिया। फिर भी अमीर डैडी एक्साइटेड थे, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थीं जो वो हमें सिखाना चाहते थे। वो खुश थे क्योंकि हमने उनके पहले सबक को इतनी अच्छी तरह से सीख लिया था। हमने ये भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। स्टोर में नौकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था, इसीलिए हमें मजबूरन अपनी इमेजिनेशन पावर पर जोर डालना पड़ा।
ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकें। कॉमिक्स लाइब्रेरी हमारा अपना बिजनेस था। हमारा पैसा हमारे काबू में था और हम किसी मालिक के मोहताज नहीं थे। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे बिजनेस से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम खुद वहां मौजूद नहीं होते थे। उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। ज्यादा सैलरी देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें इतनी बढ़िया नसीहत दे डाली थी।